हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से TDPG कॉलेज लालसोट में BSc फर्स्ट ईयर की डेमो क्लासेज के लिए मोस्ट वेलकम। TDPG कॉलेज को हम दाखा देवी के नाम से भी जानते हैं, दाखा देवी PG कॉलेज। आज हम सेकंड लेक्चर आंशिक अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स अवकलन से पहले से ही परिचित हैं। कुछ पार्ट 11th में और आगे उसको बढ़ाते हुए 12th में आप पढ़ के आए हो अवकलनीयता, अवकलन। उसी हिसाब से यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर में आपकी बुक है पेपर सेकंड में अवकलन गणित सेकंड, वहाँ फर्स्ट पढ़ते हो, यहाँ अवकलन गणित सेकंड है। इसमें आगे मैंने आंशिक अवकलन मतलब आंशिक शब्द जोड़ रखा है। अवकलन वही है अवकलन जो आप पढ़ के आए हो, जो आप समझ रहे हो। इसमें सिर्फ एक आंशिक शब्द लगा हुआ है, आंशिक अवकलन। इसको इंग्लिश में पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इसका अवकलन पार्टों में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो फंक्शन होता है आपका वन वेरिएबल का ना होकर वन से अधिक वेरिएबल का होता है, मतलब मोर देन वन वेरिएबल। आपको थोड़ा सा पहले से पढ़ा हुआ जो संबंधित है आपका 11th 12th में, उससे जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखें, आपने 12th क्लास में जो अवकलन पढ़े हैं वो वन वेरिएबल के पढ़े हैं। मतलब वहां पर जैसे आपको पाई बराबर fx रूप के फंक्शन है, y बराबर fx, मतलब वन वेरिएबल के। जैसे ये आपसे मैं कहूं कि एग्जाम्पल के लिए y बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अवकलन प्राप्त कीजिए dy/dx। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे निकालते हो आप इसका x के सापेक्ष अवकलन? ओनली अवकलन बोल रहा हूं मैं, आंसर नहीं बोल रहा हूं। तो dy/dx किससे होगा? x की पावर n से। ये x है, x की पावर n से क्या होगा? n, x की पावर n - 1। ये x नहीं है, इसलिए इसके अवकलन का गुणांक क्या आएगा? 1 + 0 बराबर आएगा 2x + 1। आप 12th क्लास में इस प्रकार के अवकलन पढ़ के आए हुए। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब y बराबर fx फंक्शन होता है उसमें कौन सा स्वतंत्र चर होता है, कौन परतंत्र चर होता है। y बराबर fx, यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 2x + 1। यहां यदि इसको देखें ये इसी रूप में है, y बराबर x² + 2x + 1। ये भी क्या है? x का फलन है। तो यहाँ जो x है ये क्या होता है?
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में एक्स क्या होता है अपने आप में स्वतंत्र है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो एक्स होता है वो होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी। इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां x का मान आप कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर लिखे तो y का मान क्या है? फिर x पर आश्रित हो गया, मतलब डिपेंड हो गया। और यहां y को क्या बोलेंगे? आश्रित चर, आश्रित चर या परतंत्र, परतंत्र भी बोल सकते हो आप, परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ भी कह सकते हो। तो ये चीज आपके लिए बेहद जरूरी है कि कौन सा स्वतंत्र चर होता है, कौन सा परतंत्र चर होता है। यह आप 12th क्लास का मैंने थोड़ा बेसिक बताया है। आगे हम आंशिक अवकलन के बारे में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यदि मैं अवकलनीयता के बारे में थोड़ा सा यदि और माइनर रूप में बताना चाहूँ, मतलब सूक्ष्म रूप में, तो अवकलनीय या अवकलन का मतलब ये होता है कि यदि ये फंक्शन है, नीचे से मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा और स्पष्टली, आप इस चीज को समझ गए होंगे कौन सा स्वतंत्र है कौन सा परतंत्र है। देखो देखो एक अवकलनीयता का या अवकलन का मीनिंग क्या होता है? ये वक्र है, यदि इस वक्र के किसी बिंदु x बराबर a c जो आप, यदि वक्र के किसी बिंदु x बराबर a पर, मतलब इस बिंदु पर वक्र के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह फलन या वक्र अवकलनीय कहलाएगा। ये वक्र की क्या होती है? मीनिंग होती है। सेकंड बात, 12th स्टैंडर्ड से ही जोड़ते हुए मैं अवकलनीयता के बारे में और बताना चाहूंगा कि अवकलन क्या होता है। यदि वक्र के किसी बिंदु, यदि वक्र के किसी बिंदु x बराबर c पर, c ले रहा हूं, यदि बिंदु x बराबर c पर लिमिट f(x) टेंड्स टू c, f(x - fc) x - c यदि परिमित रूप से विद्यमान है, c है, यदि किसी बिंदु c पर, यदि यह सीमा लिमिट x टेंड्स टू c f(x - fc) अपॉन x - c परिमित रूप से विद्यमान है तो हमारा फलन अवकलनीय कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसका जो सीमा लगाते हैं उसका जो मान आता है वो परिमित आना चाहिए, अपरिमित नहीं आना चाहिए, मतलब असीमित नहीं आना चाहिए। इस सीमा का मान परिमित रूप से विद्यमान हो जाएगा तभी हमारा फलन अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है। अब एक और चीज, यदि वक्र का किसी बिंदु C पर अवकलनीयता में और तीसरा पॉइंट है, यदि किसी बिंदु C पर, फलन के किसी बिंदु C पर, वक्र कह लो फलन कह लो एक ही बात होती है,
दायां अवकलन, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव है किसी बिंदु C पर, तब भी हमारा फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों भी परिमित रूप से विद्यमान होने चाहिए। क्या है, सीमा होती है, लिमिट। इसका क्या होता है, एक बार लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 C बिंदु पर है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। यदि ये दोनों सीमाएं परिमित रूप से विद्यमान है तो आपका फलन अवकलनीय है। परिमित रूप से विद्यमान हो, बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह तो लगा हुआ है, इसलिए मैंने बोला नहीं था। ये था आपका 12th स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ कुछ पार्ट। अब आगे मैं आंशिक अवकलन के बारे में चर्चा करूंगा। अब आंशिक, अभी तक आपने वन वेरिएबल के अवकलन पढ़े थे, वन वेरिएबल। वहां पर क्या होता है, अब मैं अवकलन, साधारण अवकलन आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, आंशिक अवकलन। यहां क्या होता है, मोर देन वन वेरिएबल। जो फंक्शन होता है आपका z बराबर, वो क्या होता है, इस रूप में होता है, मतलब मोर देन वन वेरिएबल। 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, मतलब एक से अधिक वेरिएबल का यहां फंक्शन होता है। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगा। पहले z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z बराबर एक्स वाई। ये दो एग्जांपल हैं आपके। ओके, यदि आपसे मैं साधारण अवकलन की बात करूं कि dz अपॉन dx निकालें, तो इससे आप dz अपॉन dx कैसे निकालोगे, इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, क्योंकि यहां पर y भी क्या है, वेरिएबल। इसी हिसाब से यदि मैं यहां आपको बताऊं dz अपॉन dx, बराबर dz अपॉन dx, तो आप क्या निकालोगे, 1y प्लस एक्स dy अपॉन dx। इस प्रकार से निकालोगे यदि साधारण अवकलन की बात चले। ओके, जबकि यहां पर साधारण अवकलन नहीं निकालता है, आप मोर देन वन वेरिएबल के लिए, मतलब एक से अधिक चरों के लिए आंशिक अवकलन की बात चले। अब इन दोनों फलनों के लिए मैं आंशिक अवकलन बताना चाहूंगा। साधारण अवकलन तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन में ज्यादा मेजर डिफरेंट नहीं है। इसमें अंतर यही है, यहां पर d, जैसे मैं इसके लिए आपको आंशिक अवकलन बता रहा हूं, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए, फर्स्ट फंक्शन के लिए आंशिक अवकलन, तो डेल z अपॉन डेल x पर, इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूं। तो क्या होगा, यदि इस फंक्शन का, तो मैं बाकी का पार्ट हटा देता हूं, एक सेकंड देख लेना यदि आपको कोई समस्या हो। डेल z अपॉन डेल x पर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का होगा 0। ओके, यही डेल z अपॉन डेल y, उसी हिसाब से क्या होगा,
यदि मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालूं इसी फंक्शन से तो ये क्या होगा 0 + 2y। इसका मतलब ये हुआ आंशिक अवकलन में कि जिसके सापेक्ष मैं अवकलन कर रहा हूं, आप देख सकते हो जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो क्या है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं इस फंक्शन का, तो x का तो 2x हो गया, y का मैंने 0 कर दिया। ओके, तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो तो चर होता है, बाकी का जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट लिया जाता है आंशिक अवकलन में। यहां भी देख सकते हो दूसरा में जैसे डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो क्या किया है, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर x स्क्वायर का 0 y स्क्वायर का 2y। सेम उसी प्रकार है कि जिसके सापेक्ष हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन बोलते हैं क्योंकि जिसके सापेक्ष हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं वो यहाँ पर वेरिएबल मतलब चर लिया जाता है, बाकी का जो अदर वेरिएबल है वो यहाँ कांस्टेंट लिया जाएगा, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। ओके, जब भी आप देख सकते हो एक और थोड़ा सा डिफरेंट कि आंशिक अवकलन में डेल लिखा जाता है, साधारण अवकलन में डी लिखा जाता है। ओके, अब इसी प्रकार मैं नीचे वाले का बताऊं। अब दूसरे वाले का यदि बताना चाहूंगा तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। देख, इसका यदि मैं आंशिक अवकलन करूं, 2 वेरिएबल है तो क्या आएगा 2 वेरिएबल के साथ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन, तो u इंटू बी से होगा, दोनों वेरिएबल है ये, तो x का हो गया 1 y प्लस x स्थिर y का हो गया 0। उसी प्रकार सेम कंडीशन में डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालूंगा, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, y का हो गया 1 और x स्थिर प्लस y का हो गया 1 और x स्थिर। अब y स्थिर x का क्या हो जाएगा 0, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इस आंशिक अवकलन में एक और डिफरेंट ये होता है कि जितने वेरिएबल का यहाँ फंक्शन होता है, जितने चरों का यहाँ फलन होता है, उतने वेरिएबल के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन कर सकते हैं। ओके, 2 वेरिएबल का है तो दोनों वेरिएबलों के सापेक्ष यहाँ पर हम आंशिक अवकलन निकाल सकते हैं। साधारण अवकलन में वो उसी प्रकार मतलब जो साधारण अवकलन जो होता है उसी की तरह आंशिक अवकलन होता है। प्रक्रिया वो ही है जो हम साधारण अवकलन में करते हैं, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। जो अवकलन जिस हिसाब से हम सूत्र लगाते हैं वही सूत्र लगाते हैं, वही नियम फॉलो होता है, वो नियम फॉलो होता है। किसी बिंदु पर जैसे निकालते हैं तो वही फॉलो होता है। सिर्फ यहाँ पर अंतर यही है कि जिसके सापेक्ष वहाँ सभी वेरिएबल होते हैं और उसमें अवकलन साधारण अवकलन में 1 वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन निकाला है आपने, जबकि यहाँ आंशिक अवकलन में मोर देन 1 वेरिएबल के सापेक्ष हो जाता है, जिसके सापेक्ष हम
डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो चर होता है, बाकी का कांस्टेंट होता है। ये नियम यहाँ फॉलो होता है और कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ सिंबल्स के लिए डेल लगा जाएगा, साधारण में डी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आज समझ चुके हैं आंशिक अवकलन के बारे में। एक एग्जांपल और बताना चाहूँगा आपको। देखो, जेड वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इस एग्जाम्पल को करने से आपको आंशिक अवकलन का और स्पष्टीकरण होगा। सबसे पहले मैं क्या कहूं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब इस फलन का टू वेरिएबल का है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकलेगा। आगे भी निकल जाता है वो तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालें तो आप इसको पता चल गया होगा कि एक्स के सापेक्ष यदि हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ एक्स वेरिएबल बिहेव करेगा, वाई कांस्टेंट। तो देखिए u इंटू बी के रूप में है ये, तो एक्स स्क्वायर का 2x वाई प्लस अब एक्स स्क्वायर स्थिर पाई का होगा जी प्लस वाई स्क्वायर स्थिर और एक्स का होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का 0 और एक्स स्थिर। देख सकते हो u इंटू बी में क्या होता है, एक स्थिर रखा जाता है, दूसरे का अवकलन किया जाता है। इसका 2x ये स्थिर, अब ये स्थिर है y का 0 क्योंकि आंशिक अवकलन x के सापेक्ष, वाई स्क्वायर x का हो गया 1 प्लस अब x स्थिर है और y स्क्वायर का क्या होगा 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x y ये 0 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नियम वही लगता है, आप डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें। तो देख अब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन में कर रहा हूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 0 वाई एक्स स्क्वायर स्थिर y का होगा 1, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और x स्थिर, वाई स्क्वायर स्थिर x का होगा 0। अब y के सापेक्ष हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखो y के सापेक्ष करना तो क्या होगा x स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 2yx मतलब 2xy, ये है देखो एक्स स्क्वायर आएगा 2x आएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे आपको सिर्फ x के सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष मतलब 2xy प्लस x का कर दो y, क्योंकि दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष नहीं करना है, दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष करते हैं तो वह 0 हो जाता है। इसी प्रकार क्यों y के सापेक्ष करना तो y के सापेक्ष एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, आप डायरेक्टली भी कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए साइट पर अपलोड करता हूं डीडी साइंस एकेडमी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक आप मेरे वीडियो देखते रहें। ओके, थैंक्स, बाय।